नमस्कार मित्रों। कर्नाटक का चुनाव जब ख़त्म हुआ और परिणाम आ गए तो जैसा कि हमारी आदत है, मैं परिणामों को बहुत अंदर तक देखता हूँ, परखता हूँ। इस बार भी कुछ न्यूज़पेपर जो लोकल थे कर्नाटका के और कुछ राष्ट्रीय स्तर के भी, तो उन्होंने भी अपना अपना एनालिसिस दिया था। तो मुझे जो उसमें से एक जो चीज़ लगी कि एनालिसिस आया कि कांग्रेस के उन जगहों पे जहाँ के लोगों की साक्षरता या पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम थी, वहाँ उनके जीतने का स्ट्राइक रेट ज़्यादा थी। तो इसको जब मैंने सोचा कि आखिर में इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो मैंने कर्नाटक का चुनाव का रिजल्ट, फिर 2018 में राजस्थान के चुनाव हुए, मध्य प्रदेश के हुए, छत्तीसगढ़ के हुए और झारखंड के हुए, इन सभी परिणामों को मैंने बारी बारी से देखा और मैं इस नतीजे पर पहुंचा, इस बात में दम है। कम पढ़े लिखे लोग, वह समाज जहाँ की साक्षरता दर कम है, लिखे पढ़े कम हैं, जहाँ मॉडर्निटी की अभी सेवाएं कम गई हैं, वहाँ के लोग कांग्रेस को वोट ज़्यादा दिए हैं, भाजपा को कम दिए हैं। तो सवाल उठता है कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी इतना जो ढोल पीटती है कि हमने एक लाभार्थी बना लिया है, हमने इतने जनधन अकाउंट खोल लिए, हमने गैस सिलेंडर और शौचालय और इतने मकान दिए, ये सब दिए तो गए हैं उन्हीं वर्गों को आखिर में जो 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 बहुत कमज़ोर वर्ग है, दलित है, शोषित है, पिछड़ा है। तो क्या ये सब जो सेवाएं दी गई हैं सरकार की तरफ, उसके लेने के बावजूद भी उन्होंने वोट नहीं दिया? अब इसका कारण क्या हो सकता है, मैं तो पूरी तरह से नहीं बता सकता हूँ, लेकिन एक जो मेरा जो एनालिसिस है वो ये कि मैंने कर्नाटक के चुनाव के परिणामों को ध्यान में रखा और ये देखा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, देखिए ये दो ऐसे वर्ग हैं जिनसे आप पहचान कर सकते हैं कि सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं। सोसाइटी में हमारे यहाँ आज भी दलितों में ये जो दो वर्ग है, अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात, ये सबसे यहाँ पे कम पढ़े लिखे लोग। तो कर्नाटक का जो परिणाम बताया कि वहाँ 16 सीटें रिजर्व हैं विधानसभा में, और 16 की 16 ही विधानसभा भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव हार गई। हालांकि जो अनुसूचित जात, जो एससी की जो सीटें थी, उसमें बहुत अंतर नहीं है, उसमें 19-20 का अंतर है केवल। जो है भाजपा थोड़ा सा कांग्रेस से 20 ही पड़ेगी, कांग्रेस 19 पड़ेगी, लेकिन वो शेड्यूल ट्राइब के वोटों में कांग्रेस बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी से बढ़त बनाया हुआ है। अब सोच सकते हैं कि जहाँ कर्नाटक की सारी सीटें अगर वही ले गया हो, जिससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं। फिर मैंने ऐसे ही, मेरे पास ये कुछ आंकड़े हैं, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, ये कर्नाटका के बाद मैंने मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए थे 2018 के, और मैं उसका जब आंकड़ा देखा तो वहाँ 47 सीट रिजर्व है शेड्यूल ट्राइब के लिए। उस 47 सीट में केवल 16 सीट बीजेपी जीती है, बाकी सब विपक्ष, मोस्टली कांग्रेस जीती है और एक आध निर्दल चुनाव जीते हुए। तो ये देखिए, मध्य प्रदेश का भी यही नतीजा बताता है। फिर मैंने जब छत्तीसगढ़ का जब मैंने आंकड़ा देखा तो वहाँ पे कुल 39 सीटें रिजर्व हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए, और वहाँ केवल तीन सीट जो है भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में अपना स्थान बना पाई जो है। फिर झारखंड में कुल 28 सीटें हैं शेड्यूल ट्राइब की, और उसमें केवल 2 सीट जो है विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते। राजस्थान में 25 सीट है और वहाँ पर केवल 8 सीट जो है वो जीत पाई है। तो ये सवाल उठता है कि आखिर में ये एससी का जो वोट है, या सारी ये जो एसटी कैंडिडेट है, एससी जाट क्षेत्र जहाँ आदिवासी इलाका है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का क्या उनका प्रभाव उतना नहीं है, या उनके जो लोकल नेता हैं उन लोगों को अपनी बात समझाने में सक्षम नहीं है,
या कांग्रेस बहुत पहले से ही उनको एक प्रलोभन और बरगलाने का काम किया है, वो उसमें वो उसमें उस झांसी में वो आ जा रहे हैं। ये सारी बतियाँ ये मेरे कयास हैं, लेकिन इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर ये जो भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ है, वहाँ पर उनको एक विशेष रणनीति बनानी पड़ेगी। ये जो मैं सीटें जितनी मैं बताया हूँ उन सीटों को चिन्हित करके विशेष रणनीति कराकर काम करेंगे, तभी ये चुनाव जीत पाएंगे। नहीं तो वैसे भी मध्य प्रदेश में आज 20 साल से आप सरकार है तो इनकम्बेंसी आना ही आना है। और वहाँ पे सिंधिया जी के आ जाने से पहले ही जो भारतीय जनता पार्टी में जो लोग गुट नाराज था वो और भी नाराज होगा। इनकम्बेंसी रहेगी ही रहेगी। लिहाजा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जो पश्चिमी की तरफ बेल्ट, जैसे कि देखिए आपका झाबुआ हुआ, रतलाम हुआ, धार हुआ, अलीराजपुर हुआ, ये जो बेल्ट है यहाँ पे विशेष मेहनत करनी पड़ेगी। और प्लस जो एक अच्छा संजोग से देखिए कि ये जो क्षेत्र है वो सिंधिया जी का और तोमर जी, नरोत्तम मिश्रा, ये तीनों कद्दावर नेता हैं, इन्हीं का ही क्षेत्र है। अगर इन्हीं क्षेत्र में अगर लुटिया डूब जाएगी भारतीय जनता पार्टी को, तो ये बाकी क्षेत्रों में कैसे लड़ पाएंगे। तो मेरा ये आज आकलन ये था, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल का काम है। अगर उसको सभी तीनों चारों जो राज्य हैं जहाँ चुनाव होने वाले हैं उनको अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति इन सभी सीटों पर विशेष रणनीति करके अगर चुनाव लड़ेंगे तभी इनकी सरकार आ पाएगी, नहीं तो फिर ये सरकार इनके हाथ से निकल जाएगी। एक तो ये एक मैंने आपको कर्नाटक के चुनाव के परिणामों से नज़र बना करके मैं इनका एनालिसिस किया। भारतीय जनता पार्टी के पास दो और समस्याएं हैं। पहली समस्या वो ये है कि देखिए हर स्टेट में कुछ न कुछ परसेंटेज वो अल्पसंख्यकों का है, कहीं 10% है, कहीं 15% है, कहीं 8% है। लेकिन ये मान के चलिए कि अगर औसत मान लीजिए 10-12% का, तो आपकी जो लड़ाई है यानी भारतीय जनता पार्टी को जो लड़ाई लड़नी है वो 85 से लेकर 87-88% का जो वोट है उसमें आपको लड़ना है। जबकि विपक्ष के पास 100% जो भी सोसाइटी है 100% वाले जिनके पॉपुलेशन है उससे उसको लड़ना है। तो एज तो विपक्ष का ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा है, क्योंकि आपको एक बार तो वोट ऐसे भी नहीं देना है, आप काम अच्छा करें या बुरा करें उसको वोट देना ही नहीं देना है। इसलिए एक समस्या ये है कि आपको और मेहनत करना है। दूसरा ये है कि पार्टी में जो डिसिडेंट हैं जो कई सालों से चुनाव लड़ रहे हैं उनका टिकट उनको काट रहे हैं तो भी वो विरोध करेंगे, और टिकट अगर आप नहीं काट रहे हैं तो वहाँ के लोग विरोध करेंगे। जो है ये एक समस्या जो अभी कर्नाटक में भी चुनाव में भी देखी गई, वो ये समस्या आपको कम से कम मध्य प्रदेश में तो आएगी ही आएगी, इससे भी उनको निपटना है। झारखंड में